नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पेपर फर्स्ट के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्य पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में अनेक गणतंत्रात्मक राज्य भी विद्यमान थे। इन राज्यों में कोई वंश परंपरागत राजा नहीं हुआ करता था। राज्य की समस्त राजनीतिक शक्ति जनता में निहित होती थी। कौटिल्य ने भी गणराज्यों की विशेषताओं के संबंध में लिखा है कि गणराज्यों में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को राजा समझता था। वहां न तो कोई छोटा होता था और न ही कोई बड़ा, सभी समान हुआ करते थे। शासन और सरकार के संचालन के लिए राजा और पदाधिकारियों का चुनाव जनता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था। बौद्ध और जैन साहित्य के आधार पर विद्वानों ने इस काल में 10 गणराज्यों का अस्तित्व स्वीकार किया है। वो जो 10 गणराज्य हैं वो इस तरह से हैं: कपिलवस्तु के राज्य, रामग्राम के कोलिय, पिपलीवन के मौर्य, पावा के मल, कुशीनारा के मल और अलकाप्य के बुली, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विधेय और संसुमार पर्वत के भग और केसपुत के कालाम। गणराज्यों की शासन प्रणाली की बात करें तो चलिए हम देखते हैं कि इनकी शासन प्रणाली के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। यद्यपि बौद्ध साहित्य में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणतंत्रों का उल्लेख हुआ है, किंतु शाक्य और लिच्छवी गणराज्य को छोड़कर उनमें किसी अन्य गणराज्य की शासन व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख हमें नहीं प्राप्त होता है। बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघों की गणतांत्रिक शासन व्यवस्था का विशद वर्णन हुआ है। जायसवाल का मत है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ का संगठन करने में इन राजनीतिक संघों से विचार लिया था। बौद्ध संघ का संगठन और उसकी कार्यप्रणाली तत्कालीन गणतंत्रों में प्रचलित संगठन और कार्यप्रणाली पर ही आधारित थी, क्योंकि बौद्ध संघ में इनके अनेक पारिभाषिक शब्दों को बिना उसकी व्याख्या किए ही ले लिया गया और साथ ही यह प्रणाली इतनी पूर्ण और वैज्ञानिक थी कि इसके बनने में शताब्दियों का कहते हैं अनुभव आवश्यक था। डॉक्टर भंडारकर ने भी इसी मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ के संगठन में जो कार्यविधि अपनाई और जिन पारिभाषिक शब्दों को अंगीकृत किया वे निश्चय ही पहले से किसी राजनीतिक, स्थानीय अथवा आर्थिक संघ में प्रचलित रहे होंगे। डॉक्टर BC ला ने भी इसी मत का समर्थन किया है। यदि डॉक्टर जायसवाल आदि विद्वानों के विचारों को स्वीकार किया जाए तो गणराज्यों की शासन प्रणाली की जानकारी के लिए बौद्ध संघों का कार्यप्रणाली के रूप में हमारे पास पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, किंतु घोषाल, मजूमदार आदि विद्वान प्राचीन भारतीय गणतंत्रों और बौद्ध संघों की कार्यप्रणाली को समान नहीं मानते। डॉक्टर घोषाल का मत है कि चाहे प्राचीन गणराज्यों और बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली में काफ़ी समानता और सामंजस्य होगा, किंतु उनमें इतना अंतर अवश्य होगा जितना एक राजनीतिक संस्था और धार्मिक संघ में आवश्यक था। जैसे कि राजनीतिक संघ में मतभेद मिटाने की प्रणाली बौद्ध संघ से भिन्न थी। मजूमदार का विचार है कि बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली को राजनीतिक संघ की कार्यप्रणाली मानना भ्रांतिपूर्ण है। मजूमदार का मत है कि विनय पिटक में बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन है। यदि यह प्रणाली पहले से प्रचलित होती तो इसका इतना विस्तृत वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बौद्ध संघों की कार्यप्रणाली इतनी प्रजातांत्रिक और आदर्श थी कि एक संस्था द्वारा अपनाई जाने पर राजनीतिक संघ के लिए भी यह अत्यंत आदर्श प्रणाली से हो सकती थी। यहाँ हम बौद्ध संघों की कार्यप्रणाली को गणतंत्रों की कार्यप्रणाली के अनुरूप मानकर गणतंत्रों की शासन प्रणाली का विवेचन करते हैं। गण मुख्य या राजा, प्रत्येक गणराज्य का एक मुख्य प्रशासक होता था जिसे गणमुख, गणपति, संघ मुख्य, गण प्रधान या राजा कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथों में शाक्य गणतंत्र के गणमुख शुद्धोधन को राजा कहा गया है। इस प्रकार लिच्छवी गण के गणपति चेटक को भी राजा कहा गया है।
गण मुख्य का निर्वाचन होता था। संभवतः गणराज्य के प्राचीन कुलीन शासक परिवारों के प्रमुख इनके निर्वाचन में भाग लेते थे। गण मुख्य गणराज्य की जनता के नाम से शासन संचालित करता था। मंत्रिपरिषद की बात करें तो यह शासन संचालन में राजा की सहायता के लिए हुआ करती थी। प्राय कुलीन परिवारों के सदस्य ही मंत्रिपरिषद के सदस्य बनाए जाते थे। मंत्रिपरिषद सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था थी। विभिन्न विषयों में परामर्श देना इसका प्रमुख कार्य था। जैन ग्रंथों के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की मंत्रिपरिषद में 4 और मल्ल गणराज्य में 9 मंत्री होते थे। मंत्रियों का निर्वाचन होता था या वे मनोनीत किए जाते थे, इस संबंध में मतभेद है। परिषा या सभा की बात करें तो यह जो है गणमुख्य और मंत्रिपरिषद परिषा के प्रति उत्तरदायी होते थे। परिषा गणराज्य की मुख्य प्रशासनिक संस्था थी। परिषा को परिषद भी कहा जाता था। परिषद गणराज्य की व्यवस्थापिका सभा हुआ करती थी। गणराज्य का कोई कार्य इस परिषद की सम्मति के बिना नहीं होता था। गणराज्य से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्णय परिषद में ही होता था। विभिन्न राज्यों की परिषद के सदस्यों की संख्या हमें नहीं प्राप्त होती है। परिषद के सदस्यों का निर्वाचन गणराज्य के प्राचीन कुलीन परिवारों जिनके हाथ में राज सत्ता थी के द्वारा किया जाता था। लिच्छवी गणराज्य में ऐसे परिवारों की संख्या 7,707 थी। अब हम अगला पायदान चढ़ते हैं। संथागार परिषा की बैठक या अधिवेशन स्थल संथागार कहलाता था। संथागार आधुनिक लोकसभा या विधानसभा भवन की भांति था। गणपति और परिषा के सदस्य और मंत्रिपरिषद के सदस्य इसमें एकत्रित होकर महत्वपूर्ण विषयों पर वाद विवाद और चर्चा करते थे। इसकी बैठक तभी वैध मानी जाती थी जब उसमें निश्चित संख्या में सदस्य उपस्थित हों। यह व्यवस्था की गणपूर्ति, इस व्यवस्था को मतलब गणपूर्ति कहा जाता था। इसमें सदस्यों के बैठने की व्यवस्था के लिए आसन पजापक नामक अधिकारी होता था। सदस्यों को प्रस्तुत विषय या विवाद के अतिरिक्त अन्य विषय या विवाद पर बोलने की अनुमति नहीं होती थी। प्रस्ताव पाठ को ज्ञप्ति का अनुसावन कहा जाता था। सामान्यतः प्रस्ताव पाठ 3 बार होता था। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में होते थे वे मौन रहते थे और जो विपक्ष में रहते थे वो सदस्य बोलते थे। सामान्य विषय जो है सर्वसम्मति से स्वीकार हो जाते थे, किंतु विवादग्रस्त विषय मत विभाजन द्वारा तय होते थे। ये मत विभाजन भिन्न भिन्न रंगों की शलाकाओं द्वारा होता था। एक रंग की शलाका एक प्रकार के मत को व्यक्त करती थी। पक्ष और विपक्ष से संबंधित शलाकाओं को ग्रहण करने वाला अधिकारी शलाका ग्राहक कहलाता था। कभी कभी विवादग्रस्त विषय समुचित विचार विमर्श और निर्णय के लिए किसी समिति या राज्य संघों को सौंप दिए जाते थे। राजा, उपराजा, सेनापति, पदाधिकारियों आदि की नियुक्ति संथागार द्वारा की जाती थी। अधिवेशन की संपूर्ण कार्यवाही जो थी वो लेखबद्ध की जाती थी। इस कार्य हेतु लिपिक भी नियुक्त थे। इसमें निश्चित संख्या में सदस्यों की उपस्थिति की देखरेख का दायित्व जो था वो गणपूरक अधिकारी के उस अधिकार क्षेत्र में था। मौर्य, कोलीय आदि छोटे गणराज्यों का प्रबंध एक केंद्रीय संस्थागार द्वारा होता था, किंतु शाक्यों और लिच्छवी जैसे बड़े गणराज्यों में केंद्रीय संस्थागार के अतिरिक्त प्रांतीय संस्थागार भी होते थे। अल्तेकर ने कहा है कि शाक्य गणराज्य में ग्रामों की भी सभाएं होती थी, जिनके अधिवेशन ग्राम संस्थागार में होते थे। इस सभा में गांव के प्रत्येक परिवार को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। ये सभाएं स्थानीय विषयों पर विचार और निर्णय करती थी। संभवतः अन्य गणराज्यों में भी ऐसी सभाएं होती होंगी। सामंत प्रथा की बात करें तो डॉक्टर डी शुक्ल के अनुसार बौद्धकालीन गणतंत्रों में सामंत प्रथा विद्यमान थी। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया है कि लिच्छवी संघ की राजधानी वैशाली में 7,707 राजन और इतने ही उपराजा, सेनापति, भंडागारिक यानी कि खजांची रहते थे।
वैदिक और महाभारत काल में राज्यसभा के सदस्यों को राजन कहा जाता था, किंतु बौद्ध काल में इस स्थिति में परिवर्तन आ गया। यहाँ राजन के साथ उपराजा, सेनापति और खजांची का भी उल्लेख है। डॉक्टर शुक्ल का कहना है कि प्रत्येक राजा एक सामंत था जिसके पास निश्चित जमींदारी थी। उसके प्रबंध और सुरक्षा के लिए वह खजांची और सेनापति रखता था। सामंत का उत्तराधिकारी उपराजा कहलाता था। इन सामंतों को आंतरिक व्यवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। ललित विस्तार के अनुसार प्रत्येक सामंत जमींदारी को अपना राज्य मानकर स्वयं को राजा समझते थे। इस प्रकार प्रत्येक गणराज्य सामंतों में विभाजित था और सामंत ही परिषा या सभा के सदस्य होते थे और उसके द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही गणमुख्य, गणपति या राजा होता था। कौटिल्य ने भी गणराज्य को सामंतों का संघ कहा है। इससे भी गणराज्य में सामंत प्रथा के अस्तित्व की पुष्टि होती है। सेना और पुलिस के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है कि गणराज्य की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता था। सेना का संचालन जो है वो सेनापति करता था। उसकी सहायता के लिए अनेक सेनानी होते थे। सेनापति और सेनानियों की नियुक्ति परिषा की अनुमति से गणमुख्य द्वारा की जाती थी। गणराज्यों की सेना में पर्याप्त संख्या में सैनिक होते थे क्योंकि गणराज्य की प्रजा के सभी पुरुष युद्ध के समय सैनिक का कार्य करते थे। नगरों और राजधानी में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का प्रबंध था। तत्कालीन साहित्य से ज्ञात होता है कि आधुनिक भारतीय पुलिस की भांति उस समय भी पुलिस जो थी वो भ्रष्ट और रिश्वतखोर थी। अधिकारी और कर्मचारी की बात करें तो गणराज्य के शासन के संचालन के लिए विभिन्न वर्गों के अनेक अधिकारी और कर्मचारी होते थे। संथागार में काम करने वाले कर्मचारियों में शलाका, ग्राहपक, लेखक आदि प्रमुख थे। इस काल में महामात्य, सेनापति, उपराजा आदि पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। संभवतः ये अधिकारी न्यायिक और प्रशासनिक कार्य करते होंगे। इसके अतिरिक्त ग्राम, ग्रामणी, राष्ट्रिक, भोजक, भांडागारिक आदि पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, किंतु इनके विषय में हमें और कोई जानकारी नहीं मिलती। संकट के समय राज्य के समस्त नागरिक राज्य के सेवक समझे जाते थे और उनसे राज्य के लिए आवश्यक सेवा ली जा सकती थी। अब हम बात करते हैं न्याय की। प्राचीन गणराज्यों की न्याय व्यवस्था अत्यंत सुसंगठित थी। महापरिनिर्वाण सूत्र की बुद्ध घोष टीका में वज्जियों की न्याय व्यवस्था पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। संभवतः अन्य गणराज्यों में भी ऐसी ही या इससे मिलती जुलती न्याय व्यवस्था रही होगी। वज्जी गणराज्य में 7 प्रकार के न्यायालय थे: राजा, उपराजा, सेनापति, अटकुल, सूत्रधार, व्यवहारिक और विनिश्चय महामात्य। महापरिनिर्वाण सूत्र की टीका से ज्ञात होता है कि वज्जी गणराज्य की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अपराधी पर निचले क्रम से क्रमानुसार 7 न्यायालयों में विचार किया जाता था। प्रत्येक न्यायालय को अधिकार था कि वह अपराधी के निर्दोष अपराधी जो है उसको निर्दोष प्रमाणित होने पर उसे मुक्त कर दे और अपराधी पाए जाने पर वह अपने से ऊपर के न्यायालय में भेज देता था। अपराधी को दंड देने का अधिकार केवल राजा को ही हुआ करता था। मजूमदार ने न्याय व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि नागरिक सुरक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था संसार में अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती और जायसवाल ने भी उनके इस मत का समर्थन किया है। किंतु डॉक्टर घोषाल ने इस न्याय व्यवस्था की कटु आलोचना की है। उनके अनुसार न्यायिक प्रक्रिया के लंबे होने के कारण यह व्यवस्था अव्यवहारिक थी और इसमें वास्तविक अपराधी के अनुचित रूप से छूट जाने की संभावना थी। साथ ही 7 न्यायालयों में पृथक पृथक विचार किए जाने से न्याय प्रदान करने में असाधारण विलंब होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतर न्यायालय क्रमशः अपील के न्यायालय थे और नीचे के न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट रहने पर क्रमशः ऊपर के न्यायालयों में अपील की जा सकती थी। लिच्छवी गणराज्यों में पूर्व निर्णीत मुकदमों का लेखा रखा जाता था जिनका प्रयोग भविष्य के निर्णयों के लिए किया जाता था। धन्यवाद।